हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी बज रहे हैं 7:30। ठीक है, सुबह के 7:30 बजे हैं और सुबह के 7:30 बजे डेली आप लोग हाजिर हो फिर से टेस्ट लगाने के लिए। तो जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, उनका एग्ज़ाम में सक्सेस बहुत जल्द होगा। ठीक है, वो लोग सक्सेस के बहुत करीब हैं। रेगुलर कोई भी काम आप कर रहे हो ना, वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के ही जाएगा। और ये जितने भी सेशंस होते हैं, अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपका जो जीके का स्टॉक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। इतना तो आप जान ही सकते हो। 60 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर कर लोगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलो आज है हमारा इसमें टेस्ट नंबर 42, यानी 41 टेस्ट नंबर तक आपका हो चुका है। आज हम लोग इसमें 42 नंबर टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर पहला आक्रमण किसने किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर पहला आक्रमण किसने किया था? इसी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और वो कौन सा देश था? वो था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर पहला आक्रमण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला इटली के यात्री का नाम बताएं। यानी एक इटली का यात्री का नाम बताना है जो बहुत ही फेमस है और वो विजयनगर के साम्राज्य में आया था। आपको ये बताना है कौन था वो, जल्दी बताओ कौन था? वो था निकोलो कॉन्टी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था निकोलो कॉन्टी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में गैस का वजन कितना होता है? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको कंफ्यूज करवाता है और एग्जाम में कहीं ना कहीं आप गलत करके आ जाते हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एलपीजी सिलेंडर में गैस का वजन कितना होता है? तो गैस का वजन कितना होता है? ये होता है 14.2 kg। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, एलपीजी सिलेंडर का गैस सहित लगभग वजन कितना होता है? आपने देखा दो क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग होगा, लेकिन बहुत सारे बुक में एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है उसमें आंसर आएगा 14.2 kg, जो कि गलत है। एलपीजी सिलेंडर का वजन अगर आपसे पूछा जाए तो वो या तो खाली सिलेंडर होगा या भरा हुआ सिलेंडर होगा। और अगर खाली सिलेंडर का भी वजन पूछा जाए 14.2 kg एग्जैक्ट होगा ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि भरा हुआ सहित ये लगभग 30 kg का होता है, लगभग 30 kg का। ठीक है, ये अब आपका आधा kg ऊपर भी हो सकता है, आधा kg नीचे भी हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर बनाती है और उन सिलेंडर का वजन थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन लगभग ये 30 kg के आसपास ही होगा। ठीक है, और 14.2 kg जो होता है वो उसमें गैस जो फिल किया जाता है उसका वजन होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है जल्दी बताओ, इसका फॉर्मूला आप लिखो। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? ये होता है NaNO3। रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र मैंने यहाँ पे पूछा था। क्या है? NaNO3। ठीक है, ये आपका चिली सॉल्ट पीटर। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने पर क्या असर होता है? दबाव बढ़ने पर किस चीज पर भाई? तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, वर्ड ही खत्म हो गया। दबाव बढ़ने पर यहाँ पे शायद बॉइलिंग पॉइंट था। मैंने जो क्वेश्चन दिया था आज लगता है टाइपिंग में कुछ ज़्यादा एरर कर दिया है। दबाव बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है? जल्दी बताओ। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, हिंदी में इसको क्वथनांक बोलते हैं। तो दबाव बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होता है? बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, अगर दबाव बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? शाहजहां ने तो करवाया था, लेकिन कब? तो इसका निर्माण 1650 से 56 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें तो आपको टाइम लेना ही नहीं चाहिए, बहुत बार आपने पढ़ा है। ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है।
कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? अच्छा, इसका रचना किसने किया है? ए मेरे वतन के लोगों, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ये गीत नहीं सुना होगा। कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे तो आपने जरूर सुना होगा। अब आप बताओ इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं प्रदीप। क्या है नाम उनका? जिसने ये गीत लिखा है, जिसने इस गीत की रचना की है, उनका नाम है प्रदीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के सिंगर कौन है? किसने उनको गाया था? पहली बार जो गाया गया ये गाना, ये गीत, ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये लता दीदी के द्वारा गाया था, यानी लता मंगेशकर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने कंपोज किया था? अच्छा, लता मंगेशकर ने जो इसको पहली बार गाया था वो कब गाया था? अगर ये भी आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 1963 में। देखो एक्चुअली में आपको याद होना चाहिए ये किसको क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाना गाया गया था। तो 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया और चीन का, उसमें जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए थे या जिन्होंने भरपूर अपना सब चीज़ लगाया उस युद्ध में, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाना कंपोज किया गया था, ए मेरे वतन के लोग। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत अच्छे समय पे इसको गाया गया था 1963 में। आपको बताना है कि इसको कंपोज किसने किया था। कंपोज किया गया था रामचंद्र के द्वारा, सी रामचंद्र। ठीक है। सी रामचंद्र के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। एडवोकेट जनरल जो है यह होता है किसी भी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है? संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है? संगीतमय स्तंभ यानी वो पिलर जो गाना गाता है, आपको बताना है, या जिससे म्यूजिक निकलता है, वो कहाँ स्थित है? वो हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल मंदिर भी हम्पी में ही स्थित है। ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपने देखा, दोनों का आंसर हम्पी था। कुछ दिमाग में चला? जरूर चलना चाहिए। ये जो संगीतमय स्तंभ है, ठीक है, म्यूजिकल पिलर भी इसको बोलते हैं। ये म्यूजिकल पिलर जो है ये विट्ठल मंदिर का पिलर ही है, उसी को कहा जाता है म्यूजिकल पिलर, और ये हम्पी में स्थित है। ठीक है। इसमें इस तरह से इसको बनाया गया, इसके पिलर्स को, इसमें अलग अलग तरह का म्यूजिक बजता है। आप थोड़ा सा इसको टच करोगे तो अलग अलग तरह का साउंड इसमें होगा। अब किस तरह से ये है, क्यों है, इसको अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम जल शक्ति परियोजना कौन सा है? विश्व का उच्चतम जल शक्ति परियोजना यानी जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, वो जल शक्ति परियोजना कौन सा है? वो है रोंगटोन। क्या है नाम उसका? उसका नाम है रोंगटोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोंगटोंग या रोंगटोंग। ठीक है, रोंगटोन या रोंगटोंग, ये दोनों में से कोई भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, टोंग या टोन। ठीक है। आपको बताना है ये रोंगटोंग जल शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? रोंगटोंग जल शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जल शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? अभी जो आपने देखा ये था सबसे ऊंचा जल शक्ति परियोजना। अब आपको बताना है सबसे बड़ा जल शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये चाइना में स्थित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जल शक्ति परियोजना का नाम क्या है? चाइना में तो स्थित है पर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। क्या नाम है इसका? थ्री जॉर्ज डैम। ठीक है। थ्री जॉर्ज डैम ये चाइना का सबसे बड़ा जल शक्ति परियोजना है और विश्व का भी सबसे बड़ा जल शक्ति परियोजना है। ये चाइना में कहाँ है? चाइना में हुबोई में। ठीक है, इसको भी आप लिख लो, कई जगह कई बार आपको पूछा जा सकता है। चाइना में कहाँ है? हुबोई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है, वो कौन सा गांव है?
भारत का यह एकमात्र गांव है जहां पे संस्कृत जो है उसकी मूल भाषा है। वो कौन सी गांव है? वो है कांची। कौन सी गांव है? कांची। और ये कांची कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का एकमात्र गांव जहां पे संस्कृत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर कर्नाटक में है। आपको बताना है कर्नाटक में कहाँ है। कहाँ है कर्नाटक में? जल्दी बताओ। तो कर्नाटक के तलकाडु में स्थित है। कहाँ है? तलकाडु। कर्नाटक में एक जगह है तलकाडु, वहीं पर रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश किस सिख गुरु ने दिया था? मानव बंधुत्व का उपदेश किस सिख गुरु ने दिया था? तो कौन से वो सिख गुरु थे? वो थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक ऐसे सिख गुरु हुए जिन्होंने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था ननकाना साहिब में। ननकाना। ठीक है, ननकाना साहिब। ननकाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ। और ये ननकाना साहिब कहाँ है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में पड़ता है। जब इनका जन्म हुआ था तभी वह पंजाब नहीं, पाकिस्तान अलग नहीं, भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो अब बताओ इनका जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1469 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई थी गुरु नानक की? तो 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? नाम आप जानते हो, क्या है? करतारपुर। ठीक है, करतारपुर। तो अब आपको याद रहेगा, इनका जो ननकाना है, ननकाना साहिब, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और करतारपुर साहिब जो है वहाँ पे इनका क्या हुआ था? इनका इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और ये करतारपुर कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ और मृत्यु भी पाकिस्तान में ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद है करतारपुर में इनका देहांत हुआ था तो आप इसको आसानी से टिक आउट कर पाओगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस कारण से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या नाम है? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। क्या है जहाँ पे इनका समाधि स्थल है? यह है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने ये आपको बताना है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने? ये बने गुरु अंगद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गुरु नानक से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं 11, तो उनका आंसर गलत है और आप एग्जाम में भी कंफ्यूज यहाँ पे होते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और एक बाद में जोड़ा गया जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य हुआ। अब आपको ये बताना है हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, और अब आपको बताना है कितनवें संविधान संशोधन के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो कितनवां संविधान संशोधन था? वो था 86। ठीक है, और ये कौन सा कर्तव्य है? ये है बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ था?
छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ था? कब हुआ था? 1680 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु किस किले में हुई थी? किस किले में इनकी मृत्यु हुई थी? तो किस किले में इनका मृत्यु हुआ था, जल्दी बताओ। तो ये हुआ था जहां पे इनका राज्याभिषेक हुआ, जहां इनका राजधानी था, और वो कौन सा है? वो किला है रायगढ़ का किला। कौन सा है? रायगढ़ का, ठीक है, रायगढ़ का किला, रायगढ़ फोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? आपने मृत्यु तो देख लिया, अब आपको ये बताना है किस बीमारी से हुई थी। तो ये डिसेंट्री इनको हो गया था। क्या हो गया था? डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार किस प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया था? तो कौन सा प्रेसिडेंसी था वो था मद्रास। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको बताना है कब। कब दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था 1977 में। कब दिया गया था? 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए एक काम करती है, एक एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ मान सकते हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, थियोलॉजी किसका अध्ययन है? थियोलॉजी किसका अध्ययन है? थियोलॉजी धर्म का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? धर्म का अध्ययन, यह है थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों के उस पार्ट का नाम बताना है जिसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। तो ये पत्ती है, पत्ती में कौन सा पार्ट, ये आपको बताना है। अब आप ये मत समझना कि आप लीव्स अगर आंसर कर देते हो तो आपका सही हो जाएगा। लीव्स का वो कौन सा पार्ट है? वो है स्टोमाटा। कौन सा है? स्टोमाटा, जिसके द्वारा जो गैसियस एक्सचेंजेस है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता कौन है? यह है बाल गंगाधर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हैं किसके रचयिता? गीता रहस्य के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई, भाषाई इकाई का मतलब हो गया सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, यानी कौन से लोग सबसे अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी के बाद। तो यह है बंगाली। कौन सा है? बंगाली भाषा है, जिसको सबसे अधिक लोग प्राइमरी भाषा के रूप में यूज करते हैं हिंदी के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में उपयोग में लाते हैं? मुख्य भाषा यानी प्राइमरी लैंग्वेज इनका हिंदी है। देखो, अगर प्राइमरी लैंग्वेज और ओवरऑल लैंग्वेज पूछा जाए तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग कितने लोगों को हिंदी आता है या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ये लगभग 57% के आसपास है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज उनका हिंदी है। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो लगभग 44% लोग जो हैं वह प्राइमरी रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर बंगाली का मैं बात करूं तो लगभग 8% लोग हैं जो बंगाली का प्रयोग करते हैं। रेस्ट और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था?
तो अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा 1774, जो कि गलत है। आपको याद रखना है 1774 में 1773 के एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ हाई कोर्ट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। आपको याद रखना है 1862 में हाईकोर्ट अधिनियम के तहत 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, 3 प्रेसिडेंसी में की गई थी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तीनों 1862 में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट का गठन 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दी थी? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, आपको बताना है कब अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। ये 1564 में किया गया था। कब किया गया था? 1564 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की थी? इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चंस पूरा होता है, ठीक है। और आई होप कि आज भी आप लोगों ने सेट एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हुए होंगे, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।